Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited web series called She-Hulk, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाई जाती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि पेशे से एक वकील है और आज उसकी एक दलील है जिसकी प्रैक्टिस वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कर रही थी, जिसमें शामिल था कि ताकत को हर किसी के सामने दिखाना जरूरी नहीं होता, उसे उस वक्त यूज करना चाहिए जब रियलिटी में उसकी जरूरत हो। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि इस बार इस शी-हल्क की सीरीज में ये कैरेक्टर फोर्थ वॉल को क्रैक करके हमसे बातें भी कर रहा है, जैसा कि डेडपूल किया करता था, जहां जेनिफर अपनी शी-हल्क होने का दावा भी करती है और ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को भी पता थी। और अब यहाँ से कहानी जाती है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर वो अपने कजिन ब्रदर ब्रूस के साथ में एक लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी और साथ ही खा रही थी चीटोस। चीटोस से मुझे याद आया, आजकल इसकी एडवर्टीजमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रही, पहले हमने इसे आई एम ग्रूट में देखा और अब यहाँ पर भी। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ जेनिफर का ब्रूस से कहना था कि क्या तुम्हारा फ्रेंड स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका वो अभी भी वर्जन है या नहीं। इस बात को सुनकर के ब्रूस को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी अंतरिक्ष से ज़कार प्लेनेट का एक स्पेसशिप इनके सामने आ खड़ा होता है और गाड़ी का बैलेंस संभालने के चक्कर में इन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी इतने भयानक तरीके से पलटी थी कि उन दोनों का ही खून बहने लगता है। ब्रूस जेनिफर को कहता है कि मुझसे दूर हटो क्योंकि मुझसे खून निकल रहा है। अब जैसा कि हम व्यूअर्स जानते हैं कि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशन था, इसीलिए वो जेनिफर को अपने आप से दूर करने की बात कर रहा था, लेकिन जो नहीं होना था आखिरकार वो हो ही गया। यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स बन चुकी थी शी-हल्क, क्योंकि उसके खून में ब्रूस बैनर के खून की गामा रेडिएशन के साथ म्यूटेशन हो चुका था और रात में जब जेनिफर वॉल्टर्स को होश आता है तो वो अपनी इंसानी बॉडी में ही होती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही कपड़े भी फट चुके थे, तो पास ही के क्लब में जाकर वो मदद मांगने के लिए किसी का फोन लेती है, लेकिन तभी लेडीज वॉशरूम में कुछ लेडीज आकर उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और ये पूछती है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किन लड़कों ने करी, लड़के तो होते ही गंदे हैं, उन्हें तो बस जहां मौका मिल जाए कहीं पर भी किसी को नहीं छोड़ते, तुम यहीं रुको बेब्स, हम तुम्हें बिल्कुल सही कर देंगे। जिसके बाद तो वो उसे लाली लिपस्टिक लगा लगा कर उसे अच्छे कपड़े पहना देती है। वहां से निकलने के बाद अगेन जेनिफर फोन पर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये आइटम कहाँ जा रही है। जेनिफर जो कि सिचुएशन से बचने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है और उसे क्या पता था कि वो अब एक शी-हल्क बन चुकी है, जिसे देखकर तो उन सबकी चड्डी बड्डी गीली हो जाती है। मगर तभी हल्क आ जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है ब्रूस बैनर के एक छिपे हुए आइलैंड पर, जो कि उसे खुद टोनी स्टार्क ने गिफ्ट किया था। इस लैब में हमेशा ब्रूस अपने आप को डॉक्टर हल्क कहकर बुलाता था और अपना पूरा टाइम यहीं पर अपने आप के ऊपर स्टडी करते हुए निकालता था। जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और गुस्से में आते ही मैं एकदम तुम्हारी जैसे कैसे बन रही हूँ। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो गलती से मेरा खून तुम्हारे खून के साथ मिल गया और इसी म्यूटेशन के कारण तुम एक हल्क बन गई। ये बात जेनिफर के लिए काफी शॉकिंग थी कि अब उसे गुस्सा आते ही वापस से हल्क में कहीं ना बन जाना पड़े, क्योंकि उसे तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना था। इस पर ब्रूस का कहना था कि अगर तुम्हारे पास में सुपर पावर्स आई हैं तो सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। तुम्हें अभी हल्क की पावर्स को यूज करना आता नहीं है, अगर तुम्हें इसे सीखा नहीं तो तुम न जाने कितने मासूम लोगों का नुकसान कर बैठोगी, इसलिए यहाँ से जाना तुम्हारे लिए इस वक्त खतरे की घंटी से कम नहीं है। पहले यहाँ पर रुको, अपनी बॉडी के बारे में सीखो, हल्क को कंट्रोल करने के बारे में जानो और जब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए तब यहाँ से जाने के बारे में सोचना। जेनिफर का हल्क से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आखिर कितने टाइम में मैं अपने आप को नॉर्मल कर पाना सीख पाऊंगी। तो ब्रूस का कहना था हाँ यही कुछ 10-12 साल। ये सुनकर तो जेनिफर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 10-12 सालों तक इस सड़े हुए आइलैंड पर वो नहीं रहना चाहती थी। और फिर होना क्या था, फिर शुरुआत होती है शी-हल्क के ट्रेनिंग की। कभी वो उसे नींद से जगा देता तो कभी उसे योगा की ट्रेनिंग देता, लेकिन इस चलती पूरी प्रोसेस में ब्रूस ये बात ऑब्जर्व करता है कि शी-हल्क में बने रहने के बावजूद भी जेनिफर वॉल्टर्स अपने माइंड को हल्क के माइंड के साथ कनेक्ट कर पा रही है। अगर बात करी जाए हल्क की यानी कि ब्रूस बैनर की, तो हर बार उसके अंदर दो शख्सियत हुआ करती थी, यानी कि एक जिस्म और दो दिमाग, लेकिन जेनिफर के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिमाग था जो एक ही बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ब्रूस को इस स्टेज में आने तक करीब 10 से 12 साल बीत चुके थे और वो जेनिफर की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश था। अपनी बॉडी की ताकत और सही बैलेंस के लिए इन्होंने थोड़ी सी जिम्नास्टिक की भी कोशिश करी और थोड़ी योगा वोगा भी ट्राई किए, लेकिन यहाँ पर भी जेनिफर हल्क से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बैलेंस्ड थी। वो हर चीजों को इतनी जल्दी सीख रही थी कि हल्क को धीरे धीरे थोड़ा उससे
कुछ जेलसी फील हो रही थी, लेकिन साथ ही वो जेनिफर को ये भी बताता है कि अगर हल्क बनने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं। चलो आओ मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताता हूँ। और तभी हल्क अपने उस प्राइवेट आइलैंड पर बने बार में उसे ले आता है और यहाँ पर ये दोनों जी भर के पीते हैं, कभी वोडका तो कभी बियर तो कभी वाइन तो कभी विस्की। अब ये सारे नाम मुझे कैसे मालूम है, तो मैं यो हनी सिंह के गाने सुनता हूँ। अगर आप भी सुनते होंगे तो आपको भी इन सभी वेराइटीज के बारे में पता होगा, और अगर ट्राई करने वाले बंदे हुए तो यू नो व्हाट आई मीन। हालांकि दारू पीने से इन्हें नशा तो नहीं आता, लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म में होती है तो हैंगओवर अपने टॉप लेवल पर होता है। अब इस चीज से निजात पाने के लिए अगेन योगा का सहारा लिया जाता है। जेनिफर ये सारे काम कर करके काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी और उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था, यानी कि वही वकालत भरी जिंदगी, दलीलें पेश करना, क्लाइंट से मिलना और थोड़े बहुत पैसे छापना। लेकिन ब्रूस का कहना था कि तुम इस वक्त अभी प्रिपेयर नहीं हो, तुम जब चाहे तब इंसानी फॉर्म में नहीं आ सकती और जब चाहे तब हल्क नहीं बन सकती। लेकिन तभी जेनिफर अपने आप का रूप बदल कर पहले तो हल्क बन जाती है और वापस से नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाती है। मगर ब्रूस को अब भी ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर दमादम मुक्के बरसा देते हैं। कभी ब्रूस अपनी ताकत जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाता है तो कभी जेनिफर वॉल्टर्स अपनी नई ताकतों को ब्रूस बैनर को दिखा देती है। वेल सच कहूं तो इन दोनों ताकतवर प्राणियों की लड़ाई में काफी वक्त से देखना चाहता था, और अब जाकर टीवी पर इतनी शानदार लड़ाई को देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वेल आप लोगों का क्या कहना है इस लड़ाई पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ यार, एक छोटी सी बात और, अगर इस पूरी वीडियो को आप फोटोज के साथ देखते, इस फाइट को फोटोज के साथ देखते तो पूरे मजे की ऐसी की तैसी हो जाती। दिस थिंग इज आई नो वेरी वेल। तो अगर वीडियो क्लिप्स के साथ मिल रही है तो मुझे इसके पीछे काफी सारी कॉपीराइट क्लेम्स और साथ ही स्ट्राइक्स को झेलना पड़ता है। तो अगर मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो टोटल 13 चैनल्स के लिंक दे रखे हैं उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें, तभी तो मजा आएगा ना बेड़ू। इस पूरी धांसू फाइट के बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स वापस जा सकती है, और यहीं से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर जेनिफर अपने अगले केस के लिए तैयार थी। लेकिन अदालत में पहुंचते ही वहां पर एक सुपर विलन पहुंच जाती है जो कि आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। तभी निकी जेनिफर से कहती है कि यही तो सही टाइम है बेब्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। पहले तो वो उसे मना करती है, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी तो वो अपने आप को सुपर ह्यूमन यानी कि शी हल्क में ट्रांसफॉर्म करके उसे धूल चटा देती है। और अब ये बात पूरी मीडिया और पब्लिक में फैल चुकी थी कि हमारे बीच एक और हल्क है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एक छोटे से एक्सीडेंट ने जेनिफर वॉल्टर्स की लाइफ बदल दी और उसे बना दिया एक शी हल्क। जिसके बाद तो कोर्ट रूम में एक छपरी इन्फ्लुएंसर ने आकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करी, जहां पर जेनिफर ने उसे धूल चटा दी। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि हर न्यूज चैनल और मीडिया सोर्सेज बस सिर्फ और सिर्फ शी हल्क को ही कवर कर रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर एक आम से दिखने वाली औरत अपने आप को एक हरे भरे जानवर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस औरत ने वहां पर बैठे जूरी मेंबर्स और जज की जान बचाई। उन्हीं जूरी मेंबर्स में से एक जना आकर बाहर टीवी में ये रिपोर्ट देने लगता है कि उसने तो हमारी जान बचाई है, इसलिए वो एक रक्षक है, ना ही कोई भक्षक। मैं तो इसे नाम देना चाहूंगा शी हल्क, और यहीं से उसे उसका नया नाम मिल जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, और यहाँ पर निकी जेनिफर से कहने लगती है कि तुम्हें अब इस शहर में तो क्या पूरी दुनिया में हर कोई जानने लग गया है, तुम तो एक तरीके से फेमस हो चुकी हो। लेकिन जेनिफर का कहना था कि मैं अपने असली रूप में फेमस नहीं बल्कि उस हरे भरे दानव के रूप में फेमस हुई हूँ। अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मुझे सिर्फ उसी रूप में ही लोग पहचानेंगे। तो निकी कहती है कि आखिर इसमें हर्जी क्या है। जिसके बाद तो जेनिफर अपने आप को शी हल्क बनाकर एक बार के अंदर एंट्री लेती है, जहाँ पर हर कोई उसे देखकर काफी शॉक में था। तभी डेनिस वहाँ पर आकर उसे कहता है कि तुम्हारी ये ताकत जो कि तुम्हें खैरात में मिली है, इसका तुम हम जैसे आम लोगों पर यूज करके हमें नीचा नहीं दिखा सकती। तभी वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर जो क्लाइंट था वो उसके पास में आकर उससे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हालांकि आपकी मदद से हम लोगों की जानें तो बच गई, लेकिन आप ये केस हार गई हैं। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ और देना चाहता हूँ कि जब भी शी हल्क अपने हल्क वाले फॉर्म में होती है तो वो कितनी भी शराब पिए, कितनी भी ड्रिंक करे, उसका अपने शरीर पर पूरा काबू रहता है। लेकिन जैसे ही वो पीने के बाद अगर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है तो तगड़े हैंगओवर के साथ वहीं पर गिर पड़ती है। वेल शी हल्क तो इस वक्त टल्ली हो चुकी थी, और जो क्लाइंट उसे बुरा भला कह रहा था उसे सोच समझकर एनालाइज करके जवाब देने तक की उसकी ताकत नहीं थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसे एटर्निटी एट लॉ से हटा दिया गया था। जिसके बाद तो वो अपनी नई जॉब के लिए कई और फर्म्स में ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे नई जॉब देने के लिए तैयार नहीं था।
हर कोई बस इसी बात से डर रहा था कि अगर गुस्से में आकर उसने अपना ह्यूमन फॉर्म एक सुपर हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो कहीं हमारी ही सिट्टी बिट्टी गुल ना हो जाए। लेकिन निक्की उसे सहारा देती है और बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी नौकरी जरूर मिल जाएगी। और एक मस्त बात, उसके फोन में एक वॉलपेपर था जो कि था कैप्टन अमेरिका की एस। अब एस का मतलब क्या होता है वो तो गूगल कर ही लो। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जेनिफर के घर पर और इस वक्त वो अपने फैमिली डिनर के लिए आई थी। अब यहाँ पर एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में तो फैमिली डिनर करना एक आम बात है क्योंकि हम सभी एक घर में रहते हैं और रात को सभी साथ में डिनर करते हैं। लेकिन फॉरेन में इनके लिए ही एक बड़ी बात है कि फैमिली डिनर पे जाने, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर जेनिफर के पिता जो कि अपने पूरे घर वालों को ये बता चुके थे कि उसकी जॉब जा चुकी है तो कोई भी उसके बारे में सवाल जवाब ना करे, लेकिन उसका भाई जैक जो कि मंद बुद्धि था वो कह देता है मुझे पता लगा है कि तुम्हारी जॉब चली गई, क्या ये बात सच है या गलत? जिस पर अगेन जेनिफर नाराज हो जाती है। लेकिन तभी उसके पिता उस पूरी बात को नॉर्मल करने के लिए पूछने लगते हैं कि क्या हॉकाई जो कि अपने तीर दुश्मनों पर चलाता है तो वापस से उन्हें पाने के लिए कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली के बीच में एक थोड़ी सी कॉमेडी कॉन्वर्सेशन में दिखाई जाती है, जिसके बाद में उसके पिता उसके साथ सेपरेटली बातचीत करने के लिए आते हैं और उसे बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त टेंशन में हो, तुम्हारी जॉब जा चुकी है, लेकिन एक चीज बताता हूँ, बड़ी पावर्स के साथ में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। एक तरीके से ये वही डायलॉग था जो कि पीटर पार्कर को उसके अंकल ने मारा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन अब जेनिफर का क्या होगा ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। हालांकि इस वक्त उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि जो ड्रिंक वो करने गई थी उसे चुकाने तक के भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वहां पर GLK&H, हाँ ये थोड़ी अल्फाबेटिकल कंपनी है, उसी का डायरेक्टर वहां पर आता है और बोलता है कि मैं आपको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। अब जेनिफर तो बैठी ही इसी इंतजार में थी कि कोई मुझे जॉब दे डाले और यहाँ पर उसका सपना पूरा होता नजर आ रहा था। वो उसे ये कहता है कि तुम चाहे तो अपनी सेक्रेटरी कोई भी रख सकती हो, जहाँ पर जेनिफर तो पहले ही निकी को अपनी सेक्रेटरी रखना चाहती थी। वो डायरेक्टर से कहकर जाता है कि इस जॉब के लिए आपको अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म के साथ हम एक्सेप्ट करेंगे, मंडे से आप जॉब पर आ सकती हैं। जिसके बाद आता है मंडे और यहाँ पर सज धज कर जेनिफर वॉल्टर्स पहुंच चुकी होती है GLK&H के ऑफिस में। जहाँ पहुंचते के साथ ही मिस्टर वॉल्स जो कि वहाँ के डायरेक्टर थे वो उसे कहते हैं कि तुम अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ क्योंकि तुम्हें रोज इसी फॉर्म में ही ऑफिस आना है। तो वहाँ पर वो उससे पूछती कि ऐसा क्यों, जिस पर वॉल्स बताते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही सुपर हीरोज प्रैंक करने लगे हैं नॉर्मल ह्यूमंस के साथ में, तो उनके अगेंस्ट एक लॉ भी तो बनना चाहिए और अगर लॉ बनेगा तो लॉ के रखवाले भी होने चाहिए, तो उसके लिए ही तुम्हारी जरूरत थी। और यहाँ पर अगेन जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके पब्लिक से बातचीत करने लगती है कि ये ऑफिस कितना कूल है ना। तभी वहाँ पर वॉल्स उसे उसके सेपरेट ऑफिस को दिखाता है जहाँ पर निकी उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी और निकी उसे बताती है कि ये ऑफिस तो झक्कास है यार, हम दोनों ने तो हमेशा से ही यही चाहत करी थी कि एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाए, मस्त बैठकर कॉफी वॉफी पिए। तभी वहाँ पर एक बग नाम का शख्स आता है जो कि जेनिफर के वेलकम के लिए एक वेलकम किट भी लेकर आया होता है और साथ ही में उस ऑफिस के बेस्ट बाथरूम का एक ब्लूप्रिंट भी था उसमें। वॉल्स के अकॉर्डिंग जेनिफर का पहला केस था एमिल ब्लॉन्स्की का जो कि था अबॉमिनेशन, और वॉल्स को कैसे भी करके अबॉमिनेशन को जेल से छुड़वाना था क्योंकि वो अपनी सजा पूरी तरीके से काट चुका था। हालांकि जेनिफर इस काम को करने के लिए मना कर देती है तो वॉल्स कहता है कि या तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो और अगर काम करना है तो जो कहूंगा मानना पड़ेगा। अब आखिर मरता क्या ना करता, जेनिफर को फाइनली उस केस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले वो अबॉमिनेशन से मिलना चाहती थी, इसलिए जिस जेल में उसे कैद किया गया था वो उससे मिलने के लिए वहां पहुंचती है। लेकिन गार्ड्स उसे कहते हैं कि आपको अपने ह्यूमन फॉर्म में ही जाना पड़ेगा और ये जेल था DODC की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये लोग न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं, कभी मिस मार्वल में तो कभी शी हल्क में और न जाने अब कहां कहां। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अबॉमिनेशन को यानी कि एमिल ब्लॉन्स्की को जो कि इस वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है और वो उसे आकर नमस्ते करता है और कहता है कि मैं सबसे पहले तो तुम्हें अपना एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। पैदा हुआ हूँ रशिया में, जॉब करता था यूक्रेन में और उसके बाद में मरीन आर्मी में US में ज्वाइन हो गया। तुम्हारी आर्मी वालों ने मुझे हल्क को पकड़ने के लिए कहा और जब मैं उसे पकड़ने के लिए ताकतवर बना तो मुझे ही एक विलन बनाकर जेल में ठूंस दिया। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? वेल, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि अबॉमिनेशन कितना बड़ा कीड़ा है और जेनिफर की यहाँ पर फिरकी ले रहा है। लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम्हारी दलीलों को मैं जरूर ध्यान में रखूंगी और इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं। शाम को घर आने पर वो अपने भाई ब्रूस को कॉल लगाती है और बताती है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। ब्रूस ये सुनकर काफी खुश होता है और उसे बधाई भी देता है। साथ ही ये पूछता है कि तुम्हें काम क्या मिला है, जहाँ पर जेनिफर उसे बताती है कि यार काम तो मिला है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। मुझे पहला क्लाइंट वो मिला है
है जो कि कभी तुम्हारा अपोनेंट हुआ करता था, यानी कि अबॉमिनेशन। वेल हल्क इस बात को सुनकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और ये कहता है कि अबॉमिनेशन ने मुझे एक बार अपॉलॉजी लेटर लिखकर भेजा था, तो अब मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए इस केस को तुम ले सकती हो और साथ ही अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकती हो। लेकिन तभी लाइन में डिस्टर्बेंस होता है और फोन वहीं कट जाता है। तब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि हल्क इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसी स्पेसशिप में बैठकर कहीं जा रहा था, जिसके बाद उसके पास में वॉल्स का कॉल आता है और वो कहता है कि टीवी को चलाकर देखो, उसमें न्यूज आ रही है। और जैसे ही जेनिफर न्यूज चलाती है तो पता चलता है कि अबॉमिनेशन तो एक फाइट को लड़ने के लिए इस जेल को तोड़कर भाग गया है, यानी कि ये वही वाला इंसिडेंस होता है जो कि हमने शैंग-ची में देखा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका थर्ड एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरे 2 एपिसोड जो काफी अच्छे तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन किए गए थे वो देख लिए होंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी में अब तक हमने देखा कि किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स अपने भाई ब्रूस के खून से इन्फेक्टेड होकर शी हल्क बन चुकी थी और जॉब पाने के लिए सुपर हीरोज की लॉ डिवीजन में एक लॉयर बन चुकी थी। और इसी के साथ इसके थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त जेनिफर एमिल ब्लॉन्स्की को डांट रही थी और पूछ रही थी कि आखिर तुम क्यों यहाँ से बाहर निकल कर चले गए। मैं तो तुम्हारा पेरोल करवाने वाली थी, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के सारे जुगाड़ लगा रही थी, तुमने तो यहाँ से बाहर निकलकर मेरे सर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया है। लेकिन इस पर एमिल का कहना था कि मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं गया, मुझे यहाँ से बाहर निकाला गया है, वो भी वोंग के थ्रू। अब ये वोंग कौन है, इसके बारे में जेनिफर अपनी फ्रेंड निकी को कॉल लगाकर पूछती है, जहाँ पर निकी लिंक्डइन के थ्रू ये पता लगा लेती है कि वो अमेरिका का कोई जादूगर और शायद कामाताज का कोई लाइब्रेरियन है। साथ ही जेनिफर यहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम व्यूअर्स को ये भी बताती है कि आप लोग जैसा इस शो को समझ रहे हैं वैसा है नहीं। आप लोगों को क्या लगा था कि यहाँ पर हर एपिसोड में किसी न किसी का कैमियो होगा, जैसे कि फर्स्ट में हल्क, सेकंड वाले में अबॉमिनेशन और थर्ड वाले में वोंग। हाँ, वैसे लगता है तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक गाड़ी तो इसी तरीके से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स में अब जेनिफर वॉल्टर्स पर सवाल उठ खड़े थे, जिनमें ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि जेनिफर ने ही एमिल को जेल से भागने में उसकी मदद करी थी। और अब धीरे धीरे ये सारी खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी थी, कभी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब तो कभी लिंक्डइन पर। और जब इन सारे लफड़ों को सुलटाने के बाद में जेनिफर अपने ऑफिस आती है तो वॉल्स उसे अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास में एक न्यू केस है, जहाँ पर बैठा होता है डेनिस। अब डेनिस के साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है, बेसिकली उसकी गर्लफ्रेंड उसका खर्चा करवा कर उसका फुद्दू बना चुकी होती है। और अब डेनिस को ये समझ में आता है कि क्यों ना उसके ऊपर केस करके उस पर खर्चा किया गया वापस से निकलवाया जाए, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एसगार्ड में रहने वाली एक शेप शिफ्टर थी। और जाहिर सी बात है, अगर सुपर हीरो है तो फिर उसका केस भी सुपर हीरो डिवीजन में ही चुना जाएगा। इसी वजह से जेनिफर को एक केस मिलने वाला था, मगर इन दोनों की बनती नहीं थी और ये केस बक को मिल जाता है। उसी वक्त वहाँ पर वोंग भी पहुंच जाता है, क्योंकि वोंग को निकी का मैसेज मिला था। यहाँ वोंग जेनिफर को बताता है कि मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनने से पहले एक तगड़े अपोनेंट से लड़ने की जरूरत थी और यही वजह थी कि मैंने अबॉमिनेशन को उस जेल से रिहा करवाया, लेकिन वापस से वहीं छोड़ भी दिया। जिस पर जेनिफर कहती है कि इस बात की गवाही आपको जूरी मेंबर्स के सामने देनी पड़ेगी। वेल अब आते हैं हमारे दूसरे केस यानी कि बक और डेनिस पर, जहाँ पर डेनिस ये बताता है कि मैंने करीब $1,75,000 की एक न्यू ब्रांड गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाई, ये सोचकर कि वो मेगन स्टाइलस है। अब स्टाइलस है स्टाइलन है वो आप लोग देख लेना, मेगन बोल देता हूँ मैं। एक टाइम था जब इन दोनों का चक्कर चल रहा था और डेनिस को ये लग रहा था कि वो सचमुच की एक ग्रैमी अवार्ड पाने वाली बहुत बड़ी सिंगर है, लेकिन उसका दिल तब टूटता है जब उसे पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर है जो कि न्यू एसगार्ड में रहती है और मेरा बस सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है। इसका नाम होता है लूना। ये सब कुछ सुनकर बक कहता है कि मैं इस केस में आपके 1,75,000 की जो आपने कार दिलवाई है और ऊपर से जो भी खर्चा किया है वो आपको दिलवाने में आपकी हेल्प करूंगा। जिसे सुनकर डेनिस चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट कर वापस आता है और प्यार से बक से कहता है कि यार रहने दो, जो भी किया दिल से किया, हो गया खर्चा सो हो गया, अब मैं नहीं चाहता कि अपने केस को आगे कंटिन्यू करूं। लेकिन अब बक को समझ में आ जाता है कि ये असली डेनिस नहीं बल्कि ये खुद भी अगेन उसी का शेप लेकर शेप शिफ्टर लूना आ चुकी थी। वेल दिस वाज अ वेरी फनी मोमेंट, जिसके बाद में अगेन सीन शिफ्ट होता है उसी जेल में जो कि DODC की तरफ से बनाई गई थी। यहाँ पर अब तो जेनिफर वॉल्टर्स का आना जाना आम रूटीन बन चुका था। न्यूज रिपोर्टर्स को ये लगने लगा था कि वो दोनों शादी कर चुके हैं और उनका एक बच्चा भी होने वाला है। वेल आज दिन था
दलीलों को रखने का, जहां पर 4 जूरी मेंबर्स बैठे थे और उन्हें ये डिसाइड करना था कि एमएल ब्लॉन्स्की को वापस से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने देनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो अबॉमिनेशन में बदल गए तो सारी दुनिया एक खतरे के घेरे में आ जाएगी। लेकिन जेनिफर उन सभी को विश्वास दिलाती है कि अब एमएल ब्लॉन्स्की फिर से नॉर्मल हो चुके हैं, उन्होंने योगा का सहारा लिया और अब अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल पा लिया, जब चाहे तब अपने शरीर को बदल सकते हैं और वापस से नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकते हैं। मगर कोई भी उनकी ये बातें मानने को तैयार नहीं था। फिर कुछ सवाल जवाब होते हैं जहां पर एमएल ब्लॉन्स्की से पूछा जाता है कि क्या अगर तुम्हें इस जेल से निकाल दिया जाए तो तुम्हारे पास खुद का घर है रहने के लिए, और अगर घर है तो करने के लिए काम क्या है। जिस पर एमएल बताता है कि मेरी कुछ 7 गर्लफ्रेंड्स हैं जिनसे मैं यहाँ से निकलने के बाद में शादी करने वाला हूँ, और साथ ही मेरे पास रहने के लिए मेरा खुद का एक घर भी है। मगर ये सभी बातें काम नहीं आने वाली थी, इसलिए जेनिफर एक लिस्ट बना चुकी थी जिसके अंदर सभी लोगों ने एमएल के फेवर में बातचीत करी, लेकिन मेन बंदा यानी कि वोंग वो तो अभी तक आया ही नहीं था। जेनिफर सोच रही थी कि वो इंसान जिसे जिंदगी में कभी ट्रैफिक का सामना भी ना करना पड़े, आखिर वो इतना लेट क्यों हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर वोंग की एंट्री हो जाती है और वोंग उन सभी को ये बताता है कि बेसिकली मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनने में एक अच्छे खासे अपोनेंट से फाइट करनी थी और अबॉमिनेशन से बेटर और कौन हो सकता था, इसलिए मैंने उसकी मदद ली। इस बात पर जूरी कहती है कि हम इस पर सोचेंगे समझेंगे और फिर आपको रिप्लाई करेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है सुपर हीरो डिवीजन के मेन कोर्ट में, जहाँ पर इस वक्त डेनिस का केस लड़ा जा रहा था और लूना पर ये इल्जामात थे कि उन्होंने मेगन का रूप धरकर डेनिस को काफी लूटा। अब यहाँ पर गवाहों की कमी हो रही थी, तो इस वक्त यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स भी पहुंच जाती है और डेनिस के लिए उसके फेवर में गवाही देती है कि हाँ वो कभी उसके साथ जॉब किया करती थी, एक तरीके से दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे और डेनिस का मेगन के साथ चक्कर चल रहा था, उसने उसके ऊपर काफी सारा खर्चा भी किया। और फाइनली अदालत इस केस की सुनवाई डेनिस के हक में सुना देती है, जिस पर उसे उसके पैसे वापस मिलने की बात कही जाती है और यहीं पर केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वापस से जज अपनी सीट पर बैठकर ये बताते हैं कि इस केस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये केस तो बेबुनियाद और खोखला है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो जज और कोई नहीं बल्कि लूना अपना शेप शिफ्ट करके बन चुकी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर अगेन जूरी मेंबर्स बैठकर एमएल की पेरोल पर बातें कर रहे थे और ये डिसाइड होता है कि ठीक है उन्हें जल्द ही इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये बातें तो अब न्यूज चैनल में भी आ चुकी थी और हर जगह बस मीडिया में शी-हल्क के बारे में ही बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पर एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि आखिर आपका नाम शी-हल्क क्यों है, तो वो बताती है मैंने कभी अपने आप को ये नाम नहीं दिया, मैं तो बस लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को हल्क में बदल रही थी, लेकिन तभी किसी रिपोर्टर ने मुझे ये नाम दे डाला। खैर अब जो भी है मिला है, सही है, मुझे ये नाम अच्छा लगने लगा है। इस खबर को दे देने के बाद में जब वो अपने घर के लिए निकल रही थी तभी उसके ऊपर 4 गुंडे हमला करते हैं। लेकिन तभी जेनिफर को याद आता है कि उसे उन गुंडों से डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो खुद ही महान बलवान शक्तिशाली है और वो शी-हल्क में बदलकर एक एक को धूल चटा देती है। तभी एक बंदा उस पर एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन उसकी सुई मुड़ जाती है और ये सभी कार में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि काश वो उसके ह्यूमन फॉर्म में ही उसको इन्फेक्ट कर पाते, लेकिन बेचारे इस काम में कामयाब नहीं हुए। वहीं अपने सामानों को उठाकर जब शी-हल्क खड़ी होती है तो उसे अब ये लगने लगता है कि उसका यही फॉर्म सबसे बेस्ट फॉर्म है और वो अपने आप को उसमें एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब यूजुअली इसके मिड क्रेडिट सीन्स इतने ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बेटर था, जहां पर शी-हल्क की अगली क्लाइंट खुद मेगन थी और ये दोनों मिलकर ट्वर्किंग करने लगते हैं और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पहले इसके सीजन 1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड को देख लिया होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे इस शी-हल्क की सीरीज में इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है, विजुअल्स और तगड़े हो रहे हैं और कैमियोस की तो बात ही क्या कहें। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई पड़ता है और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम डॉनी ब्लेज नाम के एक मैजिशियन को देख पाते हैं जो कि अपना एक शो चला रहा था और छोटी छोटी सी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। हर कोई बैठा वहां पर बोर हो रहा था, तभी वो उन लोगों को अपने शो की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक दिखाने वाला होता है, जिसके लिए वो एक वॉलंटियर मेडिसिन केन को बुलाता है। वेल मेडिसिन तो ऑलरेडी टल्ली थी वोडका पीकर, लेकिन उसी वक्त वहां पर डॉनी ब्लेज कामाताज की एक तिलस्मी अंगूठी
सीसीटीवी पहनकर एक इंटर डायमेंशन पोर्टल खोल देता है और गलती से मेडिसिन उसमें चली जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है काठमांडू नेपाल में, जहां पर हम वोंग को देख पाते हैं जो कि बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो एंजॉय कर रहा था। तभी वहां पर टेलीपोर्ट होकर मेडिसिन पहुंच जाती है तो वोंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी सरफरे जादूगर ने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करवा दिया? तो वो कहती है कि हाँ करवाया तो जरूर है, मगर मैं वहां से अपनी जान बचा कर आई हूँ। वोंग उससे पूछता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था? तो वो कहती है कि एक बकरे ने मुझे अपनी 6 खून की बूंदों के बदले जलते लावे के कुएं से बचाया, जिस पर वोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब डॉनी ब्लेज पर लीगल एक्शन लेने की सोचता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पर जेनिफर के फादर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरास, पेपर स्प्रे और साथ ही एक फावड़ा लाए होते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारे ऊपर कल 4 मुस्टंडों ने हमला किया, आखिर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। जिस पर जेनिफर कहती है कि मैं शी हल्क हूँ और मेरी ताकत का अंदाजा न ही बाकी लोगों को है और न ही इस वक्त आपको। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगी। यहाँ ऑफिस पहुंचने पर जेनिफर निकी से बातें कर रही थी। निकी उससे पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या तुम इस बोरियत भरी जिंदगी से परेशान नहीं हो? चलो एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए मैचर्स पर एक प्रोफाइल सेट कर देती हूँ। और वो जेनिफर के लिए एक डेटिंग साइट पर उसकी प्रोफाइल डाल देती है। लेकिन तभी वहां पर वोंग आ जाता है और कहता है कि डॉनी ब्लेज नाम का एक छुटपुट सा छपरी जादूगर जो कि इंटर डायमेंशन पोर्टलिंग को बिना लाइसेंस के यूज कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसे काम रुकेंगे नहीं तो हमारे आयाम में दूसरे आयाम के जानवर आ जा सकते हैं और इससे पूरी इंसानी जाति को खतरा है, इसलिए इस पर हैंड टू हैंड रोक लगानी चाहिए। इसका कोई परमानेंट लाइसेंस बनाओ। जिस पर जेनिफर पूछती कि क्या आपके पास में कोई एग्रीमेंट है, लाइक यूएस गवर्नमेंट से बना हुआ कोई एग्रीमेंट या कोई लीगल नोटिस या कोई पेपर जिसके ऊपर मैं कार्यवाही करूं, क्योंकि अगर जज के सामने बिना किसी पेपर के गए तो वो तो हमें कोर्ट में खड़े भी नहीं होने देंगे। वोंग कहता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह जरूर है जो ये बता सकते हैं कि डॉनी ब्लेज ने ऐसा सचमुच किया था। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन जेनिफर से कहती है कि इस बार आपका कोई नाम पता एड्रेस तो दो। जिस पर वोंग उसे जादू से एक कार्ड दे देता है और कहता है कि इस पे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। वहीं शाम को जब जेनिफर और निकी एक बार में बैठे होते हैं, तभी निकी जेनिफर का फोन लेकर काफी सारे लोगों को राइट स्वाइप कर देती है डेटिंग के लिए, लेकिन कोई भी उसे सेलेक्ट नहीं कर रहा था। तो निकी उसे कहती है कि क्यों ना तुम अपनी प्रोफाइल शीहल के नाम से बना लो और फिर देखो कैसे डेटिंग के लिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। अब हालांकि जेनिफर का दिल तो करता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं करती। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डॉनी ब्लेज के ऑफिस में, जहां पर वोंग और जेनिफर भी होते हैं, जो कि उसे सीजन डिसेक्ट नोटिस देते हैं और कहते हैं कि अब तुम कोई भी जादू की ट्रिक नहीं करोगे, क्योंकि इससे इंसानी दुनिया पर काफी सारा खतरा मंडरा सकता है। लेकिन डॉनी ब्लेज का कहना था कि इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। तो जेनिफर कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे कोर्ट में ही होगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फनी सीन थे जहाँ पर ये दोनों ही यानी कि वोंग और डॉनी आपस में कुछ फनी मैजिक ट्रिक्स कर रहे थे। और एक बात मुझे याद आई, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैं भी अपने स्कूल में इसी टाइप की कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाया करता था। वेल, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी कभी अपने स्कूल या रिलेटिव्स या फिर कभी फ्रेंड्स में ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाए हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, अब जेनिफर जो कि डेट पर पहुंचती है, काफी सारे लल्लू पंजुओं से बात करने के बाद में उसे कोई भी अपने लेवल का खास मिल नहीं रहा था। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है और यहाँ पर इनके केस की सुनवाई के लिए गवाहों को बुलाया जाता है, जहाँ पर जज साहिबा के थ्रू ये बताया जाता है कि अगर आपके पास में कोई गवाह या फिर कोई असली मुद्दे नहीं है तो हम इस केस को यहीं रोक देंगे। जहाँ पर वोंग मैजिक को दिखाकर मेडिसिन को बुला लेता है। तो मेडिसिन कहती है कि हाँ, मुझे इसने गायब तो किया था और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ का जिक्र मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट डील फाइनल करी थी किसी के साथ, तो मैं बता नहीं सकती आपको। अब हालांकि यहाँ पर जज को कुछ क्लियर हो नहीं रहा था, इसलिए वो इस पूरे केस को अगले हफ्ते अगली सुनवाई के लिए टाल देती है। घर बैठी जेनिफर काफी ज्यादा बोर हो रही थी और उसके मोबाइल में एक भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, इसलिए वो फाइनली अपनी प्रोफाइल को जेनिफर की जगह शी हल्क में कन्वर्ट कर देती है। और फिर होना क्या था, धमाधम मैचेस की लाइन लग जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है डॉनी ब्लेज के मैजिक शो में, जहां पर वो एक और वॉलंटियर को इसी तरीके से पोर्टलिंग करके गायब करने वाला था, लेकिन वो लेडीज इस बार मना कर देती है और कहती है कि लास्ट मैजिक शो में तुमने मेरी फ्रेंड केला को अलबेला कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी इस ट्रिक में नहीं आने वाली। तभी डॉनी ब्लेज सामने की जगह बीच में उस पोर्टल को ओपन कर देता है और वही धधकते लावे वाली दुनिया में से एक कबूतर आकर उस लड़की के हाथ में अंडा दे देता है। और जब वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से एक क्रीचर निकलता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तो डॉनी वहां पर एक और बड़ा सा पोर्टल खोलकर उसे अंदर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वहां पर वैसे कई सारे हैरी पॉटर में दिखने वाली मूवी के तंपिशाच पहुंच जाते हैं
और पूरी जगह पर हड़कंप मच जाता है। अब डॉनी ब्लेज के पास में वोंग से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से वोंग को उस फाइट में उतरना पड़ता है। यहाँ हमारी शी हल्क अब डेट पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उसे कई लोग डेट करते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैंने 600 किलो की डेडलिफ्ट उठाई है, तुम कितने की उठा लेती हो? तो वो कहती है कि हाँ, आराम से 1-2 टन तो उठा ही लेती हूँ। और फाइनली जाकर उसे एक बंदा मिलता है जो कि बेसिकली एक डॉक्टर होता है। वो उसे अपने घर पर ले जाती है, लेकिन बेचारों का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहाँ पर वोंग पहुंच जाता है और कहता है कि जेनिफर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। जिसके बाद तो मार्वल वालों की बढ़िया CGI और VFX वाली शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी सारे तम पिशाच उस पोर्टल से बाहर आने लगे थे। तो जेनिफर वोंग से पूछती कि आखिर मुझे करना क्या है, जिस पर वोंग कहता है कि मैं एक और डायमेंशन खोलता हूँ, बस इन्हें वहां पटकती जाओ। अब यहाँ पर खास बात देखने वाली ये थी कि इन क्रीचर्स को मारने पर इनका साइज और ज्यादा बड़ा हो रहा था। जिसके बाद तो वोंग एक मैजिकल रस्सी बनाकर हर किसी को लपेट लपेट के दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है और वहां का दरवाजा बंद कर देता है। और हमारी जेनिफर मैडम अगेन ऑन डेट आ जाती है। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वो बंदा जब सुबह उठकर जेनिफर को देखता है उसके असली अवतार में, तो वो सोचता है कि अरे यार ये कौन है, और वो वहां से जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ शी हल्क ही पसंद आई थी। वेल, उसके चले जाने के बाद में जेनिफर को लगता है कि यार मेरा शी हल्क बना रहना ही ठीक है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई एक बंदा नोटिस देने के लिए आता है, और जब जेनिफर उसे खोल कर देखती है तो उसमें था टाटियाना की तरफ से एक लीगल नोटिस, जिसमें ये लिखा था कि शी हल्क नाम उसने पहले ट्रेडमार्क करवा लिया था, तो इसीलिए अब जेनिफर वॉल्टर्स पर केस होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर इसमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मेडिसिन वोंग के साथ बैठी होती है और वोंगोस वोंगोस बोल रही होती है, और ये दोनों ही आपस में काफी सारी ड्रिंक्स की बातें कर रहे होते हैं। और फाइनली एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इस चैनल पर और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। और हाँ, जाने से पहले याद आया, मेरे न्यू चैनल 4K एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन 4K रेजोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वहीं मिलेगा और कहीं नहीं। उस चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एक्चुअली आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसी वॉइस से काम चलाना पड़ेगा। 2-3 दिन से बुखार सा लग रहा था, बट एज़ यूजुअल अगर टाइम आ चुका है शी हल्क के एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, तो वो आप लोगों के लिए ज़रूर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। शुरुआत में हम देखते हैं कि शी हल्क बाय टाटियाना इस नाम का टीवी पर एक एड चल रहा था, जहाँ पर टाटियाना ये बता रही थी कि ताकतवर बने और खुद पर नाश करें। बेसिकली इस एड में ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत चल रही थी, और तभी वहाँ पर चैड, उसका कजन भाई, आ जाता है और वो अपनी बहन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे नाम के काफी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इन पर साइन कर दो ताकि मैंने डिलीवर करके अच्छा मुनाफा कमा पाऊँ। जिस पर जेनिफर वॉल्टर्स कहती है कि मेरा नाम टाटियाना यूज कर रही है, और जो तुम प्रोडक्ट बेचना आए हो वो भी उसी का है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने कभी बनवाया ही नहीं। जिसके बाद में सीन एक लोकेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर टाटियाना के थ्रू ट्वीट करके बताया गया था कि वो अपने फैंस लोगों से मिलने के लिए आ रही है। यहाँ पर उस टाइम ने सारे प्रोडक्ट्स की काफी बढ़िया प्रदर्शनी लगा रखी होती है। इसने एक पॉइजन की लिप बाम, दूसरे जानवरों की खाल और न जाने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स। यहाँ जेनिफर और टाटियाना के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, जिस पर अब दोनों ही अपनी इस लड़ाई को कोर्ट तक घसीटने की बात करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है बक पर, जो कि इस वक्त निकी के पास आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? बेसिकली आज आयरन मैन 3 के न्यू स्नीकर्स आ रहे हैं, तो एक मैं ले लूंगा और एक तुम ले लेना। तो वो कहती है कि 2 का करोगे क्या? बक कहता है कि एक पहनूंगा और एक को रखूंगा। तो निकी कहती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? रिप्लाई में बक कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसका नाम है अलांजो ड्रिप ब्रोकर, जो कि फैशन की कोई भी चीज कहीं से भी ढूंढ कर निकाल के ला सकता है। तो निकी को आइडिया आता है कि क्यों ना उससे जेनिफर के नए कपड़े बनवा लिए जाएं। अब उससे मिलने के लिए ये दोनों बोबा कैफे जाते हैं। वहाँ एंट्रेंस पर एक नेपाली जैसा शख्स खड़ा होता है, तो निकी उसे चाइनीज में बात करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं चाइनीज नहीं हूँ। बेसिकली उसे लग रहा था कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, मगर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद में वो शख्स अपने सीक्रेट हाइडआउट पर लेकर जाता है। और ये सीन लिटरली काफी फनी था। वहां पर एवेंजर से रिलेटेड तो कुछ नहीं, बल्कि अवेंजर्स
और ऐसे ही कुछ कपड़े और कैप्टन अमेरिका की शील्ड पड़ी थी। तो निकी कहती है तुम तो मैं पागल बना रहा हूँ, यहाँ पर तो एवेंजर जैसे टाइप के कुछ नहीं मिलते। मैं जिस शख्स के लिए यहाँ पर सूट बनवाने के लिए आई हूँ वो सचमुच सुपर पावर्स रखती है, इनसे उसका कुछ नहीं होगा। और फाइनली अब ये उस शख्स तक पहुंच जाते हैं जो कि एक्चुअल सुपर हीरोज की ड्रेस को डिजाइन करता था। वो इन्हें बाहर रुकने के लिए कहता है कि 15 मिनट रुको, लेकिन तुम आए किसके रेफरेंस से हो पहले वो बताओ। तो यहाँ पर निकी टाटियाना का नाम लेती है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की बहन की बात कर रही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है 15 मिनट में अंदर बुलाता हूँ। और यहाँ पर वो दोनों डांस करने लगते हैं। ये भी सीन काफी फनी था। जिसके बाद केस की सुनवाई होती है और सारे वकील बैठते हैं। ये सीन पर्सनली मुझे काफी बोर लगा और ऐसा लगा कि एक बच्चों की सीरीज के अंदर वकीलों की दलीलें, उनके केस क्या सोच के डालते हैं। शी हल्क अटर्निटी एट लॉ है तो ठीक है, उसको ऑफिस में दिखा दो बार बार केस वगैरह। वेल मैंने तो बनाई नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है बस खाली एक्सप्लेन करने का, जो मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, मालूम है मुझे। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगली सुनवाई थर्सडे को होती है, एवरी थर्सडे जैसे अपना शी हल्क आता है। यहाँ दूसरी तरफ जेनिफर वॉल्टर्स पहुंचती है सूट के लिए। तो ल्यूक पूछता है कि आपको कैसा सूट चाहिए, जिस पर जेनिफर कहती है कि ऑफिस में पहन लूं, ऐसा कुछ बना दो। जिस पर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे सूट पहनकर सुपर हीरोज लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं और तुम ऑफिस जाओगी, इससे बेहतर है कि यहाँ से चले ही जाओ। तो निकी कहती है यार ये ब्रूस की बहन है, कुछ बना दो, वैसे भी तुमने उसके लिए तो कुछ बनाया नहीं था, तो इसके लिए बनाकर नाम कमाओ। तो फाइनली वो उसका साइज लेकर के और उसके लिए सूट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये लोग बाहर आते हैं और लंच टाइम में बाहर ही बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी इन्हें अपने केस के बारे में याद आता है कि अगर शी हल्क के केस को जीतना है तो हमें ज्यादा गवाह चाहिए होंगे, और ज्यादा गवाह वहां से मिल सकते हैं जहां से मैंने डेटिंग वेबसाइट से काफी सारे लोगों को डेट किया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में और इस सुनवाई में वो 4 डेट वाले लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने जेनिफर वॉल्टर्स को नहीं बल्कि शी हल्क को डेट किया था। हर कोई एक एक करके अपनी गवाही देता है और फाइनली ये डिसीजन निकल कर आता है कि शी हल्क नाम टाटियाना से पहले जेनिफर वॉल्टर्स को ही मिल चुका था और उसने इस नाम को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। और ये केस जेनिफर के हक में जाता है और वो इस केस को जीत जाती है। लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं उदास भी थी क्योंकि उन 4 लोगों ने कभी जेनिफर को पसंद ही नहीं किया, उन्हें तो बस शी हल्क पसंद थी। अब हालांकि केस तो जीत चुके थे, इसी वजह से अपनी नई लॉयर के साथ में जेनिफर रात को पार्टी करने के लिए चली जाती है। पार्टी में उसकी लॉयर कहती है कि यार तुम काम तो अच्छा करती हो लेकिन कपड़े अच्छे नहीं पहनती हो। तभी उसे याद आता है कि हाँ मेरा सूट बना दिया होगा ल्यूक ने। तो वो जाती है ल्यूक के पास में, तो वो उसे 2 सूट देता है, एक ऑफिस के हिसाब से और एक शायद फाइटिंग के हिसाब से। बट तभी आता है गेम चेंजर सीन, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वहां पर पिकअप यानी कि एक और सुपर हीरो के ले जाने का कॉस्ट्यूम पड़ा था। मतलब इसमें डेयरडेविल का मुखौटा पड़ा था, यानी कि आने वाले एपिसोड में हमें उसकी भी एंट्री देखने को मिलेगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, नाक पूरी अटक चुकी है, सांस बिल्कुल आ नहीं रही है, जैसे तैसे ऑडियो कर दिया है। अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच, और अगर खराब लगे तो पुराने वाले एपिसोड्स को देखकर अगेन दिल बहला सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरे एक्सप्लेन किए हुए 1 से लेकर 5 तक के सभी एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। वेल हमेशा मैं अपने वीडियो के एंड में एक चीज को बोलता हूं, लेकिन आज पहली बार वीडियो के स्टार्टिंग में बोलने जा रहा हूं, और वो न्यूज ये है कि मेरे जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और बच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 9,95,000 यानी कि 9,95,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो पर ऑलमोस्ट 60 से 65,000 व्यूज तो आ ही जाएंगे। तो यार अगर 60-65,000 व्यूज आ सकते हैं तो उनमें से क्यों ना 5,000 लोग उस सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़कर उसके पर लगा दो, यानी कि बेल आइकन प्रेस कर दो और इस चैनल को 1 मिलियन क्रॉस करवा दो। यार 1 मिलियन हो जाने के कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। नंबर 1 गोल्ड बटन आ जाएगा। दूसरी चीज स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो थोड़े बहुत ऊपर पैसे भी कमा लूंगा, क्योंकि आपके लिए जो वीडियोस बनाता हूँ वो तो सारे के सारे डिमोनेटाइज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज संदीप माहेश्वरी जी को बता सकते हैं कि हाँ भाई मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, अब तो शो में बुला लो। काफी टाइम से दे रखी है हमारी अर्जी, लेकिन अभी तक पास नहीं हुई है। तो इन्हीं सभी रीजंस के चलते प्लीज 1 मिलियन क्रॉस करवा दीजिए। 5,000 सब्सक्राइबर इज नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज। खुद के मोबाइल, खुद के फैमिली के मोबाइल और खुद के फ्रेंड्स के मोबाइल जिसमें मिले हितेश नागर का सब्सक्राइब बटन दबा दो यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा प्रमोशन वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर दिया, तो वीडियो में क्या बताओगे? तो सच बात तो यह है कि वीडियो में देखने लायक कुछ है ही नहीं। शी हल्क का 6th एपिसोड इस
पूरी सीरीज के अंदर होना ना होना एकदम बराबर ही था। लिटरली एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब सीरीज उठा रखी है और वीक में साला एक ही आता है तो अब करना तो पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हमारी प्यारी जेनिफर वॉल्टर्स के पास में उसकी बेस्ट फ्रेंड लुलू की शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे ब्राइड मेड बनने का ऑफर मिलता है। यहाँ पर निकी भी होती है और इन दोनों के बीच में छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है रिगार्डिंग इस शादी, जिसके बाद में वो दिखाती है अपनी ड्रेस जो कि ल्यूक ने उसे बना कर दी थी और जेनिफर वॉल्टर्स बताती है कि वो इस शादी में इस बेहतरीन ड्रेस को पहन कर जाने वाली है, वो भी शी हल्क के अवतार में। जिसके बाद में नेक्स्ट डे शी हल्क पहुंच जाती है अपने ताकतवर फॉर्म में, वो भी उन्हीं लोगों के बीच में। हर किसी की नजर उसी पर ही थी और हर कोई मानो उसे एक देवता भगवान समझ रहा था। तो लुलू को थोड़ा सा इसमें एम्बैरेसिंग फील होता है। वो आकर उसे कहती है कि यार अगर तुम शी हल्क वाले फॉर्म में बनकर घूमोगी तो हर कोई सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। आज शादी मेरी है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां और सारे लोग मुझे ही देखें। हाँ, वैसे कितनी लड़कियां इस बात से एग्री करती हैं? खैर इस चैनल पे मोस्टली तो लड़के ही रहते हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं। अगर लड़कियां भी इस कंटेंट को देखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा कॉम्प्लेक्स फील होता है जब कोई ब्यूटीफुल लड़की आपके सामने आ जाती है। तो वहीं कहानी की दूसरी ओर हम देख पाते हैं एक और वकालत के सिलसिले को, यानी कि एक और केस पहुंच जाता है जेल के एंड एच में, जहां पर सुपर हीरोज की सुनवाई होती है और यहाँ पर मिस्टर इमॉर्टल ये बताने आए होते हैं कि मेरी पुरानी बीवियों से मुझे तलाक चाहिए, मैं उनसे परेशान हो चुका हूँ, इस केस को अब आप संभाल लीजिए। जहाँ पर मैलरी और निकी इस केस पर अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने पर इन दोनों को ये फील होता है कि ये बंदा जो यहाँ पर बैठा है ये नाशुक्रा है और हर किसी के बस फायदे को ही सोचकर अपना काम निकाल लेता है और खुद कोई काम करता नहीं है। वो भी इसी पर भड़क जाती है तो वो भी अगेन कूद कर अपनी जान दे देता है। अब यहाँ पर इस बंदे के पास शक्ति ये होती है कि ये मरता नहीं है, मतलब लोगों के सामने मर जाता है लेकिन वापस से जिंदा हो जाता है। मीनवाइल हमें लुलू की शादी दिखाई जाती है और लुलू की शादी में एक और गेस्ट भी आती है जो कि होती है नन अदर देन टाटियाना, यानी कि शी हल्क की पुरानी दुश्मन। न जाने क्यों हर बार मुंह उठाकर आ जाती है। तो इस बार जेनिफर वॉल्टर्स का उससे कहना था कि ये शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड की है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जबकि टाटियाना ये बताती है कि वो उसके होने वाले पति के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, तो वो तो यहाँ पर रुकेगी। अब इसी बीच कहानी में थोड़े मोड़े बेकार की चीजें भी होती है, जहाँ पर लुलू जेनिफर वॉल्टर्स को कहती है कि आज सफाई वाले चले गए हैं, तुम यहाँ पर सफाई कर दो, लॉन्ड्री के कपड़े देने हैं तुम दे दो, ये फालतू काम करना है तुम कर दो, सफाई करनी है, तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम कर दो, ऊपर से शी हल्क भी मत बनो। तो ये थोड़े से बेकार की चीजें थी जो इस स्टोरी में थी। वहीं कहानी की दूसरी तरफ जहाँ वकालत का केस चल रहा था, सारी लुगाइयां मतलब सारी लड़कियां मिलकर जो कि अपने पति पे मिस्टर इमॉर्टल पे केस करने आई थी कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मुझे 8 साल तक बेबी पकड़ा के छोड़ दिया, मुझे मेरा हर्जाना चाहिए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई इस बंदे के साथ में। तो यहाँ पर ये दोनों वकील मिलकर इसका केस सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सर आपको इसके बदले काफी बड़ी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी, हम आपको इस केस से निकाल तो देंगे, लेकिन तो क्या आप तैयार हैं? और काफी नोकझोंक के बाद में फाइनली ये जो केस है ये उन सभी औरतों के हक में चला जाता है, जहाँ पर ये इमॉर्टल भाई साहब उनसे माफी मांगकर इस केस का निपटारा कर देते हैं। खैर ये केस इस स्टोरी में नहीं भी होता तो भी स्टोरी चली जाती, मैं तो बोलता हूँ एपिसोड भी नहीं होता तो भी कहानी चल जाती। वहीं शादी के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स की मुलाकात जॉश नाम के एक बंदे से होती है जो कि उस पर लाइन मारा होता है। हर शादी में कोई ना कोई एक लड़का तो ऐसा होता ही है जो कि डम लड़कियों को देख के उन पर लाइन मारना शुरू कर देता है। आप में से भी बहुतों ने मारी तो होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस ने शादियों में दूसरी लड़कियों को देखकर लाइन मारी है। खैर ये तो बात थी पटने पटाने की। यहाँ पर टाटियाना अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आती है और पहुंच जाती है मुक्के धरने के लिए शी हल्क को और बोलती है कि अपने असली फॉर्म में आके मेरे से फाइट कर, मैं चाहती हूँ कि मैं तुझसे लड़ूं। अब इसको गुस्सा इस बात का था कि इसने शी हल्क का नाम जो रजिस्टर करवा लिया था, ऊपर से केस भी जीत गई थी, तो टाटियाना को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो ये अगेन लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर शी हल्क ने अपनी दोस्त लुलू से वादा किया था कि वो इस शादी के अंदर शी हल्क के अवतार में नहीं आएगी, लेकिन अब जबरन मुक्के पड़ रहे हैं तो क्या करें, अब तो आना ही पड़ेगा फुल पावर में। तो भैया जी होना क्या था, हमारी मैडम आ जाती है फुल पावर में, बन जाती है
शी हल्क और दे धमाधम मुक्कों की बरसात, टाटियाना के तोड़ देती है दांत। शादी का डीजे फुल बजा रहा होता है गाने और सब ले रहे होते हैं उसकी ठाट। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। कभी कभी सोचता हूँ शायरी बन जाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ यार तुम लोगों का क्या होगा। खैर एपिसोड तो बकवास है, कुछ मस्त बात बताता हूँ इसी यूट्यूब की जर्नी से रिलेटेड। कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि दिल उनको रीड करके एकदम खुश हो जाता है, बढ़िया बाग बाग हो जाता है। और लिटरली कुछ चूतिए लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनको देखने के बाद में गुस्सा आता है और गाली लिख देने का दिल करता है। और उन्हीं में से कल एक ऐसा ही महान डफर कमेंट मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसमें 2-3 लेटेस्ट मूवी की डिमांड थी। एक विक्रांत रोना, एक सीतारमन और साथ ही एक धोखा जो कि कल ही रिलीज हुई है, कि उनको एक्सप्लेन कर दो। अरे यार वो तुम्हारी फेवरेट मूवीज है ही नहीं, मतलब तुम उनकी डिमांड उनको दिल से नहीं देखना चाहते हो, तुम बस ट्रेंड में रहने के लिए उसको देखना चाहते हो। तो क्रिएटर पे ऐसा क्यों लोड दे रहे हो यार। डाई हार्ड फैन किसी मूवी के अगर होते हैं तो उस मूवी की डिटेल भी क्रिएटर को देते हैं कि इस मूवी का ये पार्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं इस स्टोरी से कनेक्ट हो गया था, लेकिन इस स्टोरी को मैं और डीपली देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ, तो क्या आप इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट करने की बजाय तो कुछ लोग धमकी देकर जाते हैं कि मेरी वजह से तेरे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर लेकर आया हूँ, अगर तू मेरे लिए ये मूवी नहीं एक्सप्लेन करेगा तो मैं तेरे आज के आज 50 सब्सक्राइबर्स घटा दूंगा। अरे व्हाट इज दिस यार। एक तो तुम क्रिएटर को धमकी दे रहे हो और दूसरी चीज वो तुम्हारी फेवरेट है भी नहीं जो तुम देखना चाहते हो, और अगर एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है तो उसी कमेंट को, उसी मूवी को नीचे कमेंट सेक्शन में 25-30 बार भर देते हो। क्या कौन सी स्कूल में जाते हो यार तुम लोग। बनाऊंगा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऐसे चूती कमेंटर्स पर जो कि फालतू की बकवासें करते हैं। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा उन कमेंटर्स के लिए जो कि दिल से इस कंटेंट को पसंद करते हैं। वो वीडियो उन लोगों के लिए होगा डेडिकेटेड जिनके पास में थिएटर में जाने के पैसे नहीं होते हैं या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। उन अच्छे कमेंटर्स के लिए एक प्यारा वीडियो भी बनाऊंगा मैं। वेल, ये तो थी मेरे दिल की बात। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस पूरी स्टोरी के एंड में ये पता चलता है कि कुछ लोग जो कि जेनिफर वॉल्टर्स को इंटरलेशिया नाम की एक वेबसाइट के थ्रू मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनमें बातें चल रही है। और वहीं इस सीरीज के एंड में ये दिखाया जाता है कि एक लैब है जहां पर एक इंजेक्शन बनाया जा रहा है जो कि शी हल्क की बॉडी को छेद सकती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 7 के बारे में बात करने वाले हैं। इसे शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस हितेश नागर चैनल। इस 1 मिलियन की खुशी में मैं इतना ज्यादा खो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज गुरुवार है और आज शी हल्क भी आने वाला है। लेकिन जब मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि सर शी हल्क का 7th एपिसोड अभी तक आया नहीं है। देन आई थॉट कि क्यों ना फटाफट से इसके ऊपर काम किया जाए और आधे घंटे में ये शानदार वीडियो आपके लिए निकाल दिया जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम शी हल्क उर्फ जेनिफर वॉल्टर्स को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रेडी हो रही होती है क्योंकि उसे मैसेज आया होता है जॉश का कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। इस मैसेज से वो काफी ज्यादा खुश थी और इस बात से उसके अंदर एक अलग ही रौनक आ चुकी थी क्योंकि उसे अब कोई तो मिल चुका था जो कि उसके शी हल्क के अवतार की जगह जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि उसके इंसानी रूप को पसंद करने लगा था। ऑफिस में भी बस वो उसी के बारे में ही सोचती रहती थी और यहीं पर इन दोनों के बीच में चैट्स भी होती हैं, कॉल्स भी होती है। ये दोनों कई बार डेट्स पर भी जाते हैं और इन दोनों की ही दूरियां अब नजदीकियों में बढ़ने लगी थी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेनिफर वॉल्टर्स को उसके साथ प्यार हो जाता है। ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और वापस आते टाइम इनके बीच में थोड़ी सी इंटीमेसी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब जेनिफर ऑफिस पहुंचती है तो निकी उसे बताती है कि यार जेनिफर, तुम्हें तो ऑफिस में नॉमिनेट किया गया है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए। क्या बात है, तुमने तो आते ही धूम मचा दी। लेकिन इस बात को सुनकर जेनिफर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो तो इंतजार कर रही थी जॉश के मैसेज का, क्योंकि रात को हुए कांड के बाद में वो तो इंतजार कर रही थी कि कब जॉश का उसके पास में मैसेज आएगा और वापस बातचीत शुरू होगी। लेकिन एक दिन पूरा बीत जाने के बावजूद भी कोई मैसेज नहीं आता। वो बार बार फोन को चेक करती है लेकिन कोई मैसेज नहीं था। तभी ब्लॉन्स्की के पेरोल ऑफिसर का उससे कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन के इनहैबिटर में कुछ खराबी आ गई है और पुलिस वालों को तो आप जानते ही हो, संडे को कोई काम नहीं करता, तो क्यों ना हम दोनों जाकर उसके इनहैबिटर को चेक करके आए और पता करें कि क्या सचमुच उसने कोई रूल तोड़ा है या नहीं। हालांकि इस वक्त संडे था और यहाँ से जेनिफर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जॉश का मैसेज आ गया और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था उसका संडे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या करे, काम है तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स और साथ ही
ही पेरोल ऑफिसर ये दोनों मिलकर एमएल के घर पहुंचते हैं, लेकिन उसके इनहैबिटर को चेक करने पर उन्हें कुछ खास मिलता नहीं। ब्लॉन्स्की उन्हें बताता है कि ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट लगा था और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसे तोड़कर भागा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। वेल इस बात से ऑफिसर को विश्वास हो जाता है और वो वहां से निकल जाता है। मीनवाइल यहाँ पर जेनिफर और ब्लॉन्स्की दोनों आपस में ही बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर जेनिफर उसे रूल्स को ना तोड़ने के बारे में कहती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो जहां से निकल कर आए हो वापस वहीं पर डाल दिए जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो अनजाने सुपर हीरोज मैनबुल और स्पेनिश ग्लैडिएटर, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है और ये दोनों आकर जेनिफर की गाड़ी से टकरा जाते हैं। जेनिफर को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो मैनबुल को उठाकर फेंक देती है, लेकिन वापस आकर जब अपनी गाड़ी को देखती है तो उस गाड़ी के तो परखच्चे उड़ चुके थे, पूरी तरीके से गाड़ी खराब हो चुकी थी। उसी वक्त ब्लॉन्स्की वहां पर आकर कहता है कि हाँ ये दोनों मेरे ही लोग हैं, यानी कि यहाँ पर शांति की तलाश में आए हैं और इन्हें शांति जरूर मिलेगी, लेकिन हम जैसे कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो चुकी है तो अब यहाँ से गैराज में तो लेकर जानी ही पड़ेगी, क्यों ना तब तक तुम यहाँ पर अपना थोड़ा सा वक्त बिताओ। जिसके बाद में ब्लॉन्स्की और वॉल्टर्स थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि जेनिफर की नजर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर थी, वो तो बस टावर की तलाश में थी ताकि उसे मैसेज मिल पाए, लेकिन हर जगह नो सर्विस नो सर्विस नो सर्विस दिखाई पड़ रहा था। और फाइनली जाकर एक छोटी सी कुटिया में उसे नेटवर्क तो मिलता है, लेकिन वहां पर ब्लॉन्स्की के बाकी सभी साथी बैठे रहते हैं। खैर अब नेटवर्क तो मिल चुका था इसलिए बैठना लाजमी था, लेकिन जैसे वो वहां पर बैठती है तभी उन 4 गुंडों में से एक गुंडा वहां पर आता है जिसने एक बार जेनिफर पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करी थी। होना क्या था, जेनिफर हैंड टू हैंड अपने शी-हल्क वाले फॉर्म में आकर उसे उठाकर फेंक देती है, लेकिन तभी वहां पर ब्लॉन्स्की कहता है कि ए रुक जाओ, शांत हो जाओ। इस जगह पर कोई भी अपनी सुपर पावर्स को यूज नहीं करता और कोई भी लड़ाई नहीं करता। हम लोग शांति के पुजारी हैं और अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो शांति से बैठकर करो, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब लड़ाई तो हो नहीं सकती थी, तो होना क्या था, इन सभी के बीच में एक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कुछ लोग अपने दिल की बात यानी कि भड़ास दिल खोल कर निकालते हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। और फिर बारी आती है जेनिफर की, जहाँ पर मैनबुल और साथ ही एक और नया कैरेक्टर पॉर्क्यूपाइन उससे पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, बार बार मोबाइल से क्यों चिपकी हो। तो जेनिफर वहां पर अपने दिल की बात कहती है कि काफी टाइम से जब मैं शी-हल्क के अवतार में थी तो हर कोई मुझे देखकर मेरे पास आकर मुझसे बात करता था, मेरी वैल्यू बढ़ जाती थी और मैं एक अटेंशन सेंट्रिक पीपल बन गई थी। लेकिन जैसे ही जेनिफर के रूप में वापस आती हूँ तो कोई मुझे पसंद तक नहीं करता। लेकिन जॉश एक ऐसा लड़का था जिसने मुझे मेरे जेनिफर वॉल्टर्स वाले रूप में देखकर मुझे पसंद किया, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, हम डेट पर गए और इंटीमेट भी हुए, हमने एक अच्छी रात बिताई। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे मैं उसे कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, ही इज नॉट रिप्लाइंग एनीमोर। सब लोग उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी सख्त बनना चाहिए, इतना जल्दी अपने आप को पिघल नहीं देना चाहिए। अगर उसका मैसेज नहीं आया तो तुम भी उसे मैसेज मत करो, मैं तो कहता हूँ उसका नंबर डिलीट कर दो। और हर कोई उसका नंबर डिलीट कर देने पर जोर दे रहा था। और उसके बाद तो हर कोई ये कहता है कि क्यों ना बदला लेने के लिए उसे जान से ही मार दे। लेकिन ब्लॉन्स्की कहता है कि गाइस शांत हो जाओ, हमें किसी से बदला नहीं लेना है। इनकी टीम में हालांकि एक वैम्पायर और साथ ही वही मॉडिएटर जिसकी तलवार से बिजली निकलती थी वो सब भी शामिल थे। लेकिन अब ऑलरेडी जेनिफर ने अपने दिल की बात बोल दी थी तो वो अब हल्का महसूस कर रही थी और वो भी अब अपने शी-हल्क फॉर्म से जेनिफर वॉल्टर्स के फॉर्म में आ जाती है और बस ये सोचती है कि शायद गुस्सा ना करना ही ठीक रहेगा और उसे भूल जाने में ही भलाई है। ब्लॉन्स्की के घर में एक छोटी सी झोपड़ी भी थी जहाँ पर हर कोई आध्यात्म में जाकर अपने आप को पाता था, जिस पर जेनिफर का कहना था कि ये घोंसला ही अब मेरा हौसला है, यानी कि इसी से अब मुझे हौसला मिलेगा। वेल पूरी तरीके से अपने संडे को ब्लॉन्स्की के घर पर स्पेंड कर लेने के बाद में अब वक्त आ चुका था अपने घर वापस जाने का, जहाँ पर वो एक ट्रक की मदद से अपनी कार को उसमें लाद कर वहां से निकल पड़ती है। और एक तरीके से देखा जाए तो उसे वापस खुशी मिल चुकी थी, क्योंकि दुनिया की भागम भाग और अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने पर उसे जो भी चेंजेस मिला करते थे अब फाइनली कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से दूर हो चुकी थी, यानी कि नो टेंशन नो फिक्र। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन इसके एंड में हम देख पाते हैं कि 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही इंटीमेसी वाली रात थी। उस दिन जॉश ने अपने फोन से जेनिफर वॉल्टर्स के फोन का पूरा डेटा कॉपी कर लिया था और साथ ही उसकी एक पिक भी खींच ली थी और उसे किसी को शेयर कर दिया था जिसका नाम था हल्क किंग। वेल ये राज इस एपिसोड के साथ यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगेन गाइज थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑफ हितेश नागर चैनल। मेरी आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे अलग अलग 13 चैनल्स
चैनल्स के लिंक भी दे रखे हैं, अगर चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। डेली कंटेंट आता है, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, काफी ज्यादा डिटेलेशन पे हम ध्यान देते हैं, ऑलवेज क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दूं, 1 मिलियन स्पेशल पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक Q&A सेशन रखा जाए। तो जिसको भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो #Q&A करके अपने दिल की बात मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited web series called She-Hulk। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 8 के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने इसके पहले मेरे एक्सप्लेन किए हुए 1 से 7 तक सारे के सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनली कहूँ तो अभी तक शी-हल्क के जितने भी एपिसोड आए हैं, मुझे उन सभी में से ये सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। वेल, इसे शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना। आप में से कई सारे लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। उसकी शॉपिंग, अरेंजमेंट, बुकिंग्स और छोटे मोटे कामों के चक्कर में मुझे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को अपने बाकी के चैनल्स पर वॉइस ओवर करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो चैनल डेड हो जाते हैं, और अब इतनी मेहनत से 1 मिलियन अचीव किए हैं तो यार डेड कौन ही करना चाहेगा अपने चैनल को। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में बार बार ये कमेंट्स मत कीजिए कि हितेश नागर की वॉइस को क्या हो गया, वो कहाँ चले गए या फिर वापस कब आएंगे। तो उसका जवाब है आफ्टर 2 मंथ्स। तब तक के लिए बाकी की वॉइसेस से थोड़ा काम चला लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात आप लोगों को बताऊं, मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जो कि अपनी पूरी मेहनत, लगन और सच्चे दिल से आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा हौसला अफजाई दें, क्योंकि उनके ऊपर भी ये बर्डन आ चुका है कि हितेश नागर को कम्पीट कर रहे हैं हम, उनकी वॉइस के साथ में टक्कर ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काफी ज्यादा पुराने हैं, तो वो सभी अपना 100% दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ 200% दे रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही सपोर्ट पाना चाहता हूँ कि उन्हें मोटिवेट करें, और हो सकता है कि शायद आगे चलकर उन लोगों की आवाज आपको मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगे। और हाँ, मेरे पुराने जेन्युइन कमेंटर्स से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई नया कमेंटर अगेन ही कमेंट करने आया कि हितेश नागर कहाँ चले गए, तो आप लोगों की ड्यूटी है उन सभी को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स रीड करने का सचमुच टाइम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस काम में आप लोग मेरा हाथ बटाएं, और अगर कोई नया कमेंटर है और कुछ पूछ रहा है तो आप लोग उससे रिप्लाई में ये सारी डिटेल्स दे दें। और इसी पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ शुरू करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम 2 चोरों को चोरी करता देख पाते हैं, और तभी वहां पर एक फनी सुपर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ली फ्रॉग। वैसे तो इसका नाम पेटिलियो है, लेकिन ये अपने आप को ली फ्रॉग बुलाता है, और साथ ही उन दुश्मनों की धुलाई करने के लिए अपने 900 डिग्री वाले इनफ्लेमेबल शूज का इस्तेमाल करता है, लेकिन बेचारा वहीं पर गिर पड़ता है और उसके पैरों में 3rd डिग्री बर्न हो जाता है। अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए वो पहुंचता है सीधा GLK&H में जेनिफर वॉल्टर्स के पास, और बताता है कि मुझे इंसाफ चाहिए और साथ ही कंपनसेशन भी। तो जेनिफर कहती है कि हाँ, केस तो करना पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर पर, क्योंकि उसने तुम्हें खराब जूते दे दिए। क्या मैं नाम जान सकती हूँ उसका? तो वो बंदा बताता है उसका नाम है ल्यूक जेकबसन, यानी कि वही डिजाइनर जिसने शी-हल्क के कपड़ों को भी डिजाइन किया था। बेचारी जेनिफर पूरी तरीके से मुसीबत में आ चुकी थी, इसलिए वो जाकर डायरेक्टर से गुजारिश करती है कि क्या मैं इस केस को ना लूं, या फिर आप इस केस को किसी और वकील को दे दो, क्योंकि ल्यूक मेरे भी कपड़े डिजाइन कर रहा है और अगर मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी तो मेरा भी लॉस है। तो डायरेक्टर उसे सीधी सी सलाह देते हैं कि इस केस को हो सके तो बाहर ही कहीं निपटा लो, कोर्ट तक आने ही मत दो। जिसके बाद में जेनिफर सीधा ल्यूक के पास पहुंच जाती है और ल्यूक को बताती है कि तुम्हारे खिलाफ एक सुपर हीरो ने केस फाइल किया है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम दिल के अच्छे हो, साफ और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो हम इस केस को रफा दफा कर सकते हैं अगर तुम मेरे क्लाइंट को कंपनसेशन दे दो तो। लेकिन इस बात से ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर की पार्टी में जाने वाली ड्रेस को वहीं पर फाड़ देता है। इस वजह से तो जेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कोर्ट में ही देख लूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में और यहाँ पर एंट्री होती है नन अदर देन डेयरडेविल मिस्टर मैथ्यू मॉडॉक की। वेल, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैंने अपने वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स वाले चैनल पर डेयरडेविल की सीरीज स्टार्ट कर दी है। हो सकता है कि इसका एपिसोड कल मॉर्निंग तक में आप लोगों को मिल जाएगा। एक तरफ शी-हल्क और दूसरी तरफ डेयरडेविल। वेल, यहाँ पर केस की सुनवाई करी जाती है जिसके अंदर जेनिफर वॉल्टर्स ये बताती है कि ल्यूक ने अभी तक जितने भी कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं उनसे क्लाइंट्स को हमेशा प्रॉब्लम ही हुई है और मैं तो चाहती हूँ कि उनकी एक लिस्ट निकाली जाए जिससे जाकर हम हर किसी से
से बात करके आए और ये पता लगा पाए क्या किसी और को भी इसी तरह की कोई मुसीबत हुई है। लेकिन मॉर्डॉक का यह कहना था कि सुपर हीरोज की आइडेंटिटी सेफ ही रहनी चाहिए, अगर वो बाहर आ गई तो उनके फ्रेंड्स, परिवारजनों और यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। मॉर्डॉक लीफ्रॉग से पूछता है कि आखिर तुमने अपने जूतों में जेट फ्यूल क्यों यूज किया, क्योंकि वो तो आग पकड़ते ही हैं। इस पर ल्यूक का भी कहना था कि मैंने तुम्हें जेट फ्यूल यूज करने के लिए मना किया था, तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करने चाहिए थे, और इन्हीं रीजंस की वजह से उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था। देखा जाए तो मॉर्डॉक ने अच्छा काउंटर किया था जेनिफर वॉल्टर्स को। वेल, केस इतना तगड़ा था जहां पर जज साहब को भी ल्यूक के हक में इस फैसले को सुनाना पड़ता है और वो ये केस जीत जाता है। हालांकि जेनिफर हार तो गई थी, लेकिन वो ल्यूक के आगे हाथ जोड़ती कि प्लीज मेरी ड्रेस जरूर बना देना, मगर ल्यूक उसे मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है शाम को एक बार में, जहां पर जेनिफर वॉल्टर्स बैठी होती है और तभी उसे एक ड्रिंक ऑफर की जाती है मैथ्यू मॉर्डॉक की तरफ से। इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातें होती है, जहां पर मैथ्यू जेनी को बताता है कि अगर तुम चाहो तो दोनों तरफ की लड़ाई लड़ सकती हो, वो लोग जिनकी मदद कानून कर सकती है और साथ ही वो लोग भी जिनकी मदद कानून नहीं कर सकती। इनकी चलती बातों के बीच में मॉर्डॉक को एक कॉल आ जाता है। वहीं जेनिफर को भी टॉड की तरफ से एक मैसेज आ जाता है जो कि उसे डेट के लिए बुलाता है। जब जेनिफर टॉड के पास मिलने के लिए पहुंचती है तो टॉड उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसी खास चीज लगी है, देखोगी तो मजा ही आ जाएगा, मैंने इसे ऑक्शन से खरीदा है, ये है एक वकांडियन भाला। अब यहाँ पर इस चीज को सिंप्लीफाई करूं तो एक्चुअली ये हो रहा है वकांडा फॉरएवर का खुले तौर पर प्रमोशन। वेल, वो भी अच्छी मूवी है। अच्छी मूवी से मुझे याद आया, मैंने मेरे 4K एक्सप्लेनर वाले चैनल पर पूरी की पूरी MCU बोले तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को 4K रेजोल्यूशन में अपलोड कर दिया है। उसे जाओ यार, चेकआउट करो, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं उस पे, उसे देखो, उसका वॉच टाइम बढ़ाओ, एडवर्टीजमेंट को पूरा देखो, थोड़ा बहुत हमें भी रेवेन्यू कमाने का मौका मिल जाए। वैसे भी तो सारे के सारे डिज्नी हॉटस्टार वाले सीरीज और शोज करके वीडियोस डिमोनेटाइज हो चुके हैं। तो खैर, ये तो थी मेरे दिल की बात। अगर पसंद आया तो एक बार जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर टॉड शी हल्क के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे छोड़कर घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे कॉल आता है लीफ्रॉग का, और वो कहता है कि मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, जल्दी से आ जाओ, मैं लिली पैड बिल्डिंग के वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद जेनिफर वॉल्टर्स निकालती है अपना शी हल्क वाला सूट और पहुंच जाती है लिली पैड बिल्डिंग पर, जहां पर उसकी मुलाकात होती है मॉर्डॉक से। इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है, जहां एक तरफ ये दोनों लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लीफ्रॉग कार लेकर भाग जाता है और उसके अंदर होता है एक इंपॉर्टेंट सूट। पर्सनली कहूं तो इसके एपिसोड 1 के बाद में इस 8th एपिसोड में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, जिसे देखकर लगने लगा कि हाँ, मार्वल का ही कुछ कंटेंट देखा जा रहा है। जेनिफर कहती है कि तुम तो अंधे हो, आखिर इतने अच्छे तरीके से लड़ कैसे पा रहे हो, जहां पर मैथ्यू मॉर्डॉक कहता है कि मैं इसके लिए एक अलग टेक्निक का यूज करता हूं, जिसे कि एकोलोकेशन कहते हैं, ये मुझे लड़ने में हेल्प करती है। मगर इस वक्त हमारा लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि लीफ्रॉग को रोकना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरे क्लाइंट ल्यूक को अपने कब्जे में धर लिया है। जिसके बाद तो ये दोनों लड़ना छोड़कर ल्यूक को बचाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ल्यूक अपने एक छोटी सी बिल्डिंग में 25 गुंडों के साथ होता है, जहाँ पर वो ल्यूक को इंस्ट्रक्शन देता है, मेरे लिए ऐसा सूट बनाओ जिसके अंदर गोलियां, बंदूक और साथ ही उड़ने वाले बड़े जेट शूज होने चाहिए। वहीं बिल्डिंग के ऊपर मॉर्डॉक और शी हल्क ये प्लानिंग बना रहे थे कि वो नीचे कैसे जाएंगे। मॉर्डॉक का कहना था कि हम छिपकर एक एक जने पर वार करके उन सभी को हरा देंगे, जबकि शी हल्क का मानना था कि जाकर दीवार तोड़ो और हर एक को पेल दो। वेल, दोनों की लड़ने की स्ट्रेटेजीज अलग अलग थी, लेकिन अब क्योंकि मॉर्डॉक को काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इन सभी गुंडों से लड़ने का, इसलिए जेनिफर को कहता है कि मेरी सुनो और मुझे फॉलो करो। जिसके बाद अगेन शो में आती है तगड़ी फाइट, जहां एक तरफ हमारे मॉर्डॉक भाई साहब एक एक करके सभी का सामना कर रहे थे और फिर आगे बहुत सारे गुंडे, लेकिन तभी आती है जेनिफर वॉल्टर्स और सभी को एक ही बार में धूल चटा देती है। काफी मारपीट धुलाई कुटाई के बाद में ल्यूक को बचा लिया जाता है और वो अपनी जान बचाने के बदले में शी हल्क का नया पार्टी वाला गाला सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही एक बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। मॉर्डॉक को अगली सुबह न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। दोनों की बेचारों की नई नई दोस्ती शुरू हुई ही थी और खत्म होने वाली थी, तो जेनी ने सोचा कि क्यों ना इस रात को और बेहतरीन बनाया जाए। जिसके बाद आता है बच्चों वाली सीरीज में बड़ों वाला सीन यानी कि इंटीमेट सीन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मॉर्डॉक भाई साहब अपने काम से निकल जाते हैं और वहीं पर निकी की एंट्री होती है जेनी के घर में, जहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम जल्दी से तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें तो गला पार्टी के लिए रेडी हो जाना चाहिए। यहाँ पर वो सीन भी आता है वुल्वरीन वाला। और इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जहाँ पर जेनिफर 4th वॉल ब्रेक करके व्यूअर से बातें करती है कि हैप्पी एंडिंग तो हो चुकी है, आप लोगों को चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका फिनाले आना बाकी है, यानी कि गाइज 9th एपिसोड इस पूरी सीरीज का फिनाले होने वाला है।
जो कि एज यूजुअल आएगा गुरुवार को। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, आती है शाम और एंट्री हो जाती है शी हल्क की एक सिल्वर वन पीस गाउन में। कसम से बहुत कड़क लग रही थी। अब नॉमिनेट हुई है फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए, तो वहां पर कुछ और भी नॉमिनेशन शामिल थे, जहां पर उन सभी के बीच में एक छोटा सा स्टेज शेयर होता है। हर कोई अपनी अपनी छोटी सी लिटिल स्पीच देती है, मगर इसी बीच इंटेलिजेंसिया साइट वाले चला देते हैं पर्दे पर जेनिफर वॉल्टर्स के पुराने कुछ लम्हे, जहां पर वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, बाकी लोगों की धुलाई कर रही थी। और ये सब कुछ देखकर तो जेनिफर वॉल्टर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पूरी शी हल्क वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देती है। हर कोई वहां से बचकर भागने लगता है क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली थी। इसी बीच उसे एक शख्स का पता लगता है जो कि हो सकता था उन गुंडों में से एक हो। वो उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन इसी बीच वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलमोस्ट इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी की लव और सपोर्ट की वजह से, और मैं चाहता हूं कि 1 मिलियन 10 मिलियन में बदल जाए। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी 13 चैनल्स के लिंक्स दे रखे हैं जो कि शायद इंडिया में मेरे ही हैं, तो उन सभी को जाकर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बाकी जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि उनका भी काम करने में दिल लगे और आपको इन चैनल्स पर टाइम टू टाइम बेस्ट कंटेंट हमेशा की तरह मिलता रहे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the finale of She-Hulk, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं इसके सीजन 1 एंड 9th एपिसोड के बारे में। So now without wasting any time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत हॉलीवुड की पुरानी कल्ट क्लासिक मूवीज की तरह होती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि कैसे जेनिफर वॉल्टर्स बन गई शी-हल्क में। जिसके बाद दिखाया जाता है डीओडीसी का जेल, जिसमें जेनिफर को कैद करके रखा गया था। वहीं पर उससे मिलने के लिए निकी, बक और साथ ही उसकी वकील आती है। जेनिफर को लगता है कि ये सब उसकी मदद के लिए आए हैं, मगर ये सब तो उसी के ऊपर एक चलते केस की वजह से आए थे। जेन का कहना था इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुमने देखा ना किस तरीके से लोगों ने और इंटेलिजेंसिया साइट वालों ने मेरा कैसे पर्दाफाश किया। तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम मुझ पर केस करने के लिए आए हो। जहाँ पर उसकी लॉयर कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। जिसके बाद उसके पैर पर एक इनहैबिटर लगा दिया जाता है, और जब वो जेल से आती है तो सारी न्यूज मीडिया उसे कवर करने लगती है, यहाँ तक कि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन निकी को सैलरी अच्छी मिल रही थी और उसके ऊपर कोई केस नहीं था, इसलिए वो बच जाती है। घर के बाहर भी पूरी मीडिया का एक जत्था जमा था, लेकिन क्या करे, जेनिफर वॉल्टर्स का घर पूरी तरीके से खाली हो चुका था। उसे सब कुछ काटने को दौड़ रहा था, इसलिए वो अब अपने मॉम एंड डैड के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। जिसके बाद जेन अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करने लगती है। उसके मॉम एंड डैड उसे थोड़ा सहारा देते हैं। यहाँ ऑफिस में निकी को पता चलता है कि इंटेलिजेंसिया साइट का मालिक हल्क किंग है, और इस साइट पर काफी सारे बेवकूफ भरे हैं, तो अगर किसी एक बेवकूफ को भी पकड़ लिया तो हल्क किंग मिल जाएगा। जिसके बाद वो जेनिफर की हाई स्कूल वाली एक वीडियो अपलोड कर देती है, और हल्क किंग उसी पर रिप्लाई कर देता है, जिससे कि वो निकी के हाथों ट्रैक हो जाता है। न्यूज पर डेनिस का कहना था कि वो भी कभी जीन को डेट किया करता था। ये सब कुछ देखकर अगेन जीन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसी वजह से पहले वो ब्रूस को मैसेज करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। जिसके बाद वो एमिल को मैसेज करती है, लेकिन अब जैसा कि वहां पर नेटवर्क नहीं आते थे तो वो सीधा उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। इस वक्त निकी और बक भी वहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली ये सेम ही लोकेशन थी जहां पर एमिल ब्लॉन्स्की का घर था, और वो मीटिंग चल रही थी जो कि हल्क किंग ने बुलाई थी। निकी हर वक्त बक से ऑन कॉल कनेक्टेड थी, और यहाँ मौजूद हर एक शख्स फीमेल में पावर्स न होने के बारे में बातें कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर टॉड की एंट्री होती है। बक उसे देखकर सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे लगता है कि सारे खेल पर पानी फिर जाएगा, लेकिन बक कहता है कि तुम ही मेरा असली यार हो। जिसके बाद वो स्टेज पर खड़ा होकर एक स्पीच देने लगता है कि किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स को उसकी ताकतें खैरात में मिल गई। वो इन पावर्स की हकदार है ही नहीं। जेन इस वक्त घर में थी और वो उस गुंडे से मुलाकात करती है, पूछती है कि एमिल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो गुंडा बताता है कि इस वक्त एमिल एक प्राइवेट मीटिंग में अपने दोस्तों के साथ बिजी है। तो जेनिफर सीधा वहां पहुंच जाती है और देखती है कि टॉड ने पूरी मीटिंग बिठाई है। इसी वक्त निकी और बक भी बताते हैं कि हल्क किंग और कोई नहीं बल्कि यही है। देखा जाए तो पूरा पर्दाफाश हो चुका था। तभी वहां पर टॉड जेन को बताता है मैंने तुम पर नजर रखी, तुम्हें पावर खैरात में मिल गई, मगर मैंने इसे खुद पाया है। और तभी वो एक इंजेक्शन निकालता है जो कि उसके लैब साइंटिस्ट ने काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। और जैसे ही वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, वो खुद भी हल्क में बदल जाता है। सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और तभी टाटियाना भी वहां पर पहुंच जाती है। हर जगह बस गुस्से का माहौल था और तभी एंट्री होती है ब्रूस की और एक तगड़ी फाइट होने वाली थी, मगर सब कुछ स्टॉप हो जाता है। और जेन कहती कि क्या स्टोरी के अंदर हर बार ऐसी
सी फाइट दिखाना जरूरी है। जिसके बाद वो चली जाती है डिज्नी की दुनिया में और मार्वल असेंबल्ड के स्टिकर में जाकर सीधा उनकी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर डिज्नी वर्ल्ड का पूरा मार्वल स्टूडियो बैठता था। वहां पर उनकी मीटिंग चल रही थी कि आखिर शी हल्क में क्या क्लाइमैक्स डाले जाएं, और ये डिस्कशन हो रहा था कि अब कौन आएगा, किसे लाया जाएगा, किसे हटाया जाएगा। लेकिन इसी वक्त जेन की एंट्री हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये स्टोरी किसने लिखी, इतनी बकवास स्टोरी, हर बार एक जैसी ही एंडिंग। जिस पर टीम कहती है कि अगर चेंजेस को रुकवाना है तो जाकर सीधा केविन से बात करो। तो मैडम जी निकल पड़ती है केविन से मिलने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे एक NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। वो अंदर जाती है, लेकिन कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उन सबको पेल पाल के वहां से आगे बढ़ जाती है, जहां पर काफी सारी स्क्रीन्स थी और चल रहे थे काफी सारी मार्वल की मूवीज के बेस्ट सीन। और तभी ऊपर से एक मशीन नीचे आती है जिसका नाम था केविन। वो अपना पूरा नाम बताता है नॉलेज एनहांस्ड विजुअल इंटरैक्टिविटी नेटवर्क। आज तक के सारे क्लाइमैक्स, प्लॉट्स, इन सभी को केविन ने ही बनाया था। जीन कहती है कि मुझे ये सब को चेंज करना है। सबसे पहले तो टॉड को वो इंजेक्शन लेने से रोक दो, ब्रूस को वापस से ज़कार भेज दो, और एमिल को पुलिस के हाथों पकड़वा दो, और रात का सीन है तो इसको दिन का सीन बना दो, और एक काम कीजिए, डेयरडेविल को वापस से डाल दो। तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? तो यही उसे कहता है कि शी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन हमें काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए कैमरा एंगल साइड करो और सीधा इंसान की भेष में वहां पर पहुंचो। इनडायरेक्टली मार्वल वाले हमें ये बताना चाहते थे कि कितना खर्चा होता है उन्हें एक सीन के ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन मेरा कहना यह है कि कितने भी ट्रांजिशन कर लो, जब तक मार्वल में तगड़ी फाइट वगैरह नहीं आती तब तक मजा नहीं आता। वेल, अब सारे सीन चेंज हो चुके थे, तो सीन अब आता है दिन का, जहां पर टॉड को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वहीं पर एमिल को भी अपने रूल्स तोड़ देने की वजह से हवालात की हवा खानी पड़ती है। वहीं पर डेयरडेविल की भी एंट्री होती है, जो कि बेचारा क्लाइमैक्स के खत्म होने के बाद पहुंचता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे जेन की सिंपैथी तो मिल ही जाती है। जिसके बाद एक फैमिली लंच होता है और यहीं पर हम देखते हैं कि वापस से हल्क ज़कार से आ चुका है, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा स्कार भी था। और शो की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि शी हल्क एटर्निटी एट लॉ वापस से अपने काम पर आ चुकी थी, उन केसेस को लड़ने के लिए जिनमें कानून की जरूरत थी, और जहां कानून नहीं पहुंच पाएगा वहां पर शी हल्क का मौका पहुंच जाएगा। और इसी के साथ ये शो यहीं पर खत्म होता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि DODC की जेल में एमिल से मिलने के लिए वोंग पहुंचता है, जहां पर वोंग उसे कहता है कि कामाताज में मुझे फ्रिज और AC तो मिलेंगे ना, और ये सब कह के उसी के साथ निकल जाता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आजकल डेली 5 से 6 हजार कमेंटर्स को हार्ट दे रहा हूँ, तो अगर आप में से किसी को नहीं मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे अदर्स और मेन चैनल पर वॉइस ओवर्स करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और जिससे अभी तक नहीं पता कि मेरी वॉइस कुछ वीडियोस में है और कुछ में नहीं है, तो उन्हें बता दीजिएगा कि थोड़ा सा शादी की तैयारियों में बिजी हूँ, इस वजह से सारे वीडियोस में वॉइस नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन मूवीज और सीरीज आती रहेगी, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।